राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 पर, जिसे रेस सब जुडिस कहा जाता है। विचाराधीन न्याय के नाम से इस धारा को जाना जाता है। इस धारा से प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि धारा 10 और धारा 11 काफी महत्वपूर्ण धाराओं की श्रेणी में आते हैं ये सब। तो उसी पे हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे। आप लोग चैनल पर यदि नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे वीडियो सीपीसी के अलावा भी अपलोड हो रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाया करेगा। साथ ही साथ अब इस चैनल पर जीएस को भी जो है अपलोड किया जाएगा, चाहे एपीओ का हो, पीसीएसजे का हो। तो अब किसी भी बच्चे को अलग से कहीं जीएस की कोचिंग नहीं करनी पड़ेगी। आपको इसी चैनल पे पीसीएसजे, एपीओ, एचजेएस कि लॉ की तैयारी करने के साथ साथ जीएस भी पढ़ाया जाएगा। अगर किसी बच्चे को पीसीएसजे, एपीओ, एचजीएस की तैयारी के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करने की आवश्यकता महसूस होती है, तो वो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है। हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लास लगातार संचालित की जा रही है। आप अपनी सुविधा अनुसार संपर्क कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन करके उसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडिस दो अलग अलग नियम हैं, दो अलग अलग धाराओं में हैं। इसमें मैं अंतर भी बताऊंगा और साथ ही साथ धारा 10 को यहाँ अच्छे से समझाऊंगा। जैसा कि पहले भी मैंने बताया है कि सीपीसी में इससे पहले धारा 9 तक वीडियो ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। आप लोग सीरियल से देखते हुए चलते रहिएगा, रिवाइज भी करते रहिएगा। एक समय आएगा कि पूरी सीपीसी आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगी और सीपीसी से कोई भी क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। यहाँ पे इस चार्ट में आप देखेंगे 4 भाग में मैंने पूरे धारा 10 को बांटा है। एक तो धारा 10 की परिभाषा, दूसरा उसके आवश्यक तत्व एसेंशियल एलिमेंट्स, तीसरा उसका ऑब्जेक्ट क्या है, धारा 10 के लिखे जाने का ऑब्जेक्ट क्या है, और चौथा उसके एक्सेप्शन क्या है। धारा 10 का जो नियम है उसके अपवाद क्या है। इस 4 जगह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। हाँ, इसको विचाराधीन न्याय कहते हैं, रेस सब जुडिस कहते हैं। धारा 10 में इसका उल्लेख किया गया है। इस पे एक महत्वपूर्ण केस है कि धारा 10 का जो नियम है वो एक आज्ञापक नियम है, निर्देशात्मक नहीं, आज्ञापक नियम है। यानी धारा 10 की शर्तें अगर कहीं पूरी होती हैं तो फिर जो लंबित मामला है उसे रोक दिया जाएगा। इस पे केस है मनोहर लाल चोपड़ा बनाम राम बहादुर रावल, 1962 सुप्रीम कोर्ट का केस है। केस याद रखिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं विचाराधीन न्याय, जो आपका वाद है, ठीक है, विचाराधीन न्याय है, इस पे परिभाषा के अनुसार क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो धारा 10 में आप देखेंगे, ठीक है, धारा 10 में जो परिभाषा रहेगा थोड़ा पढ़ने में समझ में कम आएगा। मैं सबसे पहले आपको धारा 10 समझा देता हूं ऐसे, ठीक है। धारा 10 का मतलब यह है कि जब कोई विवाद किसी भी पक्षकार के मध्य कोई विवाद है, 2 या अधिक व्यक्तियों को है या 2-4 व्यक्तियों के मध्य, इससे मतलब नहीं है, 2 लोगों के या अधिक लोगों के मध्य कोई विवाद है और उस विवाद को लेकर के कोई सिविल केस दाखिल किया गया है, कोई दीवानी केस ऑलरेडी चल रहा है, तो सेम वही वाद या उसी से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ कोई अन्य वाद उन्हीं पक्षकारों के मध्य जो उसी अधिकार को लेकर के आप दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकते।
यानी एक ही समय पे एक ही वाद दो अलग अलग न्यायालयों में नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, नहीं तो अगर इसकी छूट दी जाएगी तो हर कोई व्यक्ति एक ही वाद दो चार न्यायालयों में दाखिल कर देगा। ठीक है, और जहां से भी पहले न्याय आ जाए मान लिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक ही वाद दो अलग अलग न्यायालयों में एक साथ चलाए जाने से रोक लगाया गया है। यही है धारा 10 विचाराधीन न्याय। एक ही समय पर एक ही वाद को लेकर के दो अलग अलग न्यायालयों में दाखिल नहीं किया जा सकता। अगर दाखिल कर दिया गया तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो यह समझना क्या है कि एक ही वाद दो अलग अलग न्यायालयों में उन्हीं पक्षकारों और उसी अधिकार को लेकर के संस्थित किए जाने पर रोक नहीं है, बल्कि उस पर कार्रवाई किए जाने पर रोक है कि सेम वाद एक से अधिक न्यायालयों में संस्थित तो किया जा सकता है, लेकिन उस पर कोर्ट कार्रवाई नहीं करेगा, यानी उसका विचारण रोक देगा। कब रोक देगा? जब संस्थित किया जाएगा किसी भी स्टेज पर। जब उसी वाद को दूसरे कोर्ट में भी दाखिल कर दिया जाए उन्हीं पक्षकारों के मन उसी अधिकार को लेकर के, तो कोर्ट उस पर कार्रवाई रोक देगा। संस्थित करने पे रोक धारा 10 नहीं लगाती है, ध्यान रखिएगा। धारा 10 उस पर कार्रवाई करने पे रोक लगाती है, उस पर कोई विचारण नहीं किया जाएगा। संस्थित करने पे रोक नहीं लगाती है। वही बात यहां लिखी हुई है। हाँ, जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है एपीयू की वैकेंसी आने वाली है या पीसीजे की वैकेंसी आने वाली, कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसके लिए तुरंत क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जाएगा। आप लोग इस नंबर पे संपर्क करते रहिएगा, ठीक है। और चैनल पे भी देखते रहिएगा, तुरंत चैनल पे वीडियो में अपलोड करके बताऊंगा आप लोग। धारा 10 कहती है कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में जिसमें विवाद के विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच के या जिनसे व्युत्पन्न अधिकारों के अधीन वह या उनमें से कोई दावा करते हैं किसी पूर्वतन संस्थित वाद में प्रत्यक्षता या सारता विवाद है, आगे कार्रवाई नहीं करेगा। आगे कार्रवाई करने पे रोक है। किन वादों में? ऐसे वाद जो ऑलरेडी किसी कोर्ट में चल रहे हों, फिर वही वाद प्रत्यक्षता या सारता उन्हीं पक्षकारों के मध्य लाया गया हो। कहां? उसी न्यायालय में लाया गया हो जिस कोर्ट में चल रहा उसी कोर्ट में फिर मुकदमा दाखिल कर दिया गया, वही मुकदमा सेम दाखिल कर दिया गया, चाहे उन्हीं पक्षकारों के मध्य या उनके प्रतिनिधियों के द्वारा। ठीक, प्रतिनिधि भी दाखिल नहीं कर सकते सेम वही केस सेम कोर्ट में या भारत के किसी अन्य न्यायालय में जो उस पे अधिकारता रखता हो, या तो सेम कोर्ट में या भारत के किसी अन्य न्यायालय में या भारत के उच्चतम न्यायालय में या भारत से बाहर भारत सरकार के द्वारा स्थापित किसी न्यायालय में। 4 न्यायालयों की बात की है, ध्यान दीजिएगा। या तो सेम कोर्ट में दोबारा फिर वही मुकदमा उन्हीं पक्षकारों के द्वारा या उनसे व्युत्पन्न अधिकार जिसका उत्पन्न हुआ यानी उनके रिप्रेजेंटेटिव वगैरह, सेम वही केस दाखिल नहीं कर सकते। ना तो सेम पक्षकार दाखिल कर सकते हैं, ना उनके रिप्रेजेंटेटिव दाखिल कर सकते हैं सेम केस सेम राइट्स को लेकर के। कहां पे? उसी कोर्ट में, ना तो भारत के किसी अन्य न्यायालय में, ना ही उच्चतम न्यायालय में, ना ही विदेश में किसी ऐसे न्यायालय में जो भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया हो। अगर भारत से बाहर कोई न्यायालय भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है तो भी भारत का न्यायालय माना जाता है। ठीक, तो ये तो धारा 10 में परिभाषा लिखा। अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स से छांट के मैंने निकाला है। ये क्या है कि 2 वाद होना चाहिए, जाहिर सी बात, एक पहले से दाखिल किया गया हो, एक दोबारा संस्थित किया गया हो, तो 2 वाद होना चाहिए। दूसरा है दोनों वादों के विवादक तथ्य प्रत्यक्षता या सारता समान होना चाहिए, यानी जो विवाद है वो दोनों वादों का लगभग एक होना चाहिए। तीसरा एलिमेंट है कि समान पक्षकार या उनके प्रतिनिधियों के बीच होना चाहिए, या तो जो पहले वाद के पक्षकार हैं उन्हीं पक्षकारों के द्वारा दोबारा वाद लाया गया हो या उनके प्रतिनिधियों के द्वारा लाया गया हो। चौथा है ऐसा पूर्ववर्ती वाद, यानी जो पहले वाद संस्थित हो पूर्ववर्ती वाद निम्न न्यायालयों में संस्थित होना चाहिए, वही न्यायालय जिसमें पश्चातवर्ती वाद संस्थित किया गया है। यानी जो पश्चातवर्ती वाद जहां बाद वाला वाद दाखिल किया गया उसी न्यायालय में पहले वाला भी वाद चल रहा है, या भारत में स्थित किसी अन्य न्यायालय में चल रहा हो, या उच्चतम न्यायालय में हो, या भारत से बाहर केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य न्यायालय में हो। 5वां है पूर्ववर्ती, ठीक है,
पूर्ववर्ती न्यायालय पूर्ण रूप से सक्षम हो, यानी जो पहला न्यायालय है जिसमें वाद ऑलरेडी दाखिल किया गया है वो उस वाद में मांगे गए सभी उपचारों को देने के लिए सक्षम हो, पूर्ण रूप से वो कॉम्पिटेंट हो। और छठा लिखा है दोनों वादों में पक्षकारों की हैसियत समान हो, यानी पक्षकार अगर अलग अलग हैसियत में वाद लाते हैं तो धारा 10 नहीं लागू होगी, हैसियत भी उनकी एक हो, क्योंकि एक व्यक्ति की एक समय पर एक से अधिक हैसियत हो सकती है। ठीक है, तो जिस हैसियत में वो पहला वाद संस्थित किया गया है सेम उसी हैसियत में दूसरा वाद भी संस्थित किया गया हो। पता चला दूसरा वाद जो है वो प्रशासनिक हैसियत में या किसी का समुदेशती की हैसियत में संस्थित कर रहे हैं, ठीक है, तब वो लागू नहीं होगा। तो सेम हैसियत हो, यानी पहले वाद में जो इस हैसियत में लोगों ने वाद दाखिल किया था उसी हैसियत में दूसरा वाद भी लेकर के आओ। कुल मिलाकर के सीधी सी बात है कि एक ही वाद को दो अलग अलग न्यायालयों में एक साथ चालू रखने पे रोक लगाने वाली है धारा 10। ये कहते हैं एक ही वाद दो अलग अलग न्यायालयों पर एक ही समय पे नहीं चलना चाहिए। ठीक, तो ये तो आपने आवश्यक तत्व देख लिया। उद्देश्य क्या है, क्यों ऐसा रोक है, रोकने का ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट समझेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। पहला, समवर्ती न्यायालयों के निर्णय में संघर्ष उत्पन्न होने से रोकना, जाहिर सी बात है। दो समान न्यायालय हैं, वही वाद दोनों कोर्ट में आपने दाखिल कर दिया, अब इसमें होगा क्या, पता चला उस कोर्ट ने कोई और निर्णय उसमें दे दिया, अगले ने कुछ और निर्णय दे दिया, तो दोनों के निर्णय में संघर्ष हो जाएगा, दो विरोधाभासी निर्णय उत्पन्न हो जाएगा, न्यायालयों से विश्वास लोगों का उठने लगेगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है समवर्ती न्यायालयों के निर्णयों में संघर्ष उत्पन्न होने से रोकना, वाद बहुलता को रोकना, ये भी एक ऑब्जेक्ट है इसकी। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट, ठीक है, यानी वाद की बहुलता हो जाएगी। भाई जब एक ही वाद एक से अधिक न्यायालयों में आपको दाखिल करने की छूट होगी, तो मान लेते हैं टोटल 100 वाद केस में कोर्ट में चल रहे हैं और उन 100 लोगों को अलग अलग केस फिर से दाखिल करने की छूट दी जाएगी, तो 200 केस हो जाएंगे। तो इस तरह से वाद की बहुलता को भी रोकने का ऑब्जेक्ट है। तीसरा, एक ही निर्णय की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, ये भी सही बात है कि एक मामले में एक ही निर्णय आए, दो अलग अलग निर्णय ना आए, नहीं तो फिर माना किसको जाएगा, संघर्ष हो जाएगा। फिर पक्षकारों को परेशान होने से रोकना, अब दो अलग अलग कोर्ट में दो अलग एक ही मामला दो अलग अलग कोर्ट में संस्थित कर दिया जाएगा, तो पार्टी को दो बार दौड़ना पड़ेगा, उनका समय का बर्बाद होगा, मानसिक हैरेसमेंट होगा, शारीरिक थकावट होगी और आर्थिक नुकसान होगा। इसके अलावा दो विपरीत निर्णयों पर रोक लगाना, दो विपरीत निर्णय भी तो आ सकते हैं, दो अलग अलग कोर्ट में दाखिल करोगे, कोई जरूरी नहीं है जो जजमेंट अगला कोर्ट सुनाए वही अगला सुनाए, ठीक है, कोई कंप्यूटर नहीं है कि जो चीज यहाँ डालोगे वही उधर निकलेगी। ठीक है, दो व्यक्ति हैं अलग अलग, उनकी अपनी ओपिनियन होती है, अलग अलग जजमेंट हो सकते हैं। ठीक, तो इसको रोकना। और लास्ट में मैंने लिखा न्यायालयों की विश्वसनीयता को बनाए रखना। जाहिर सी बात, अगर एक ही विषय पे दो अलग अलग कोर्ट जजमेंट पास कर देंगे तो किसकी बात सही मानी जाए, तो इससे विश्वास उठेगा। ठीक है, न्यायालयों पे विश्वास उठने लगेगा भाई कि न्यायालय सही निर्णय नहीं देता, माना किसका जाए, एक ही बात पे दो अलग कोर्ट जजमेंट कर रहे हैं, तो साथ उन पे विश्वसनीयता उनकी बनी रहे, इसका भी एक ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया उद्देश्य। और लास्ट मैंने लिखा है इसके अपवाद, यानी कब कब विचाराधीन वाद संस्थित करने पे उस पे कोर्ट सुनवाई कर सकता है। इसके 3 अपवाद हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। पहला, विदेशी न्यायालय में लंबित वाद, अगर कोई वाद विदेशी न्यायालय में लंबित है, विदेशी न्यायालय हम उसे कहेंगे जो भारत सरकार के प्राधिकार से या भारत सरकार के बिना स्थापित किया गया हो। अगर भारत सरकार ने उसे स्थापित किया है विदेश में तो वो भारत विदेशी न्यायालय नहीं कहलाएगा। तो भारत सरकार के परमिशन से, भारत सरकार के द्वारा स्थापित ना किया गया उससे विदेशी न्यायालय कहते हैं। और विदेशी न्यायालय में कोई मामला अगर ऑलरेडी आपका चल रहा है तो वो मामला आप भारत में भी संस्थित कर सकते हैं, ये छूट है, धारा 10 का अपवाद है। दूसरा है एक्सप्लेनेशन में लिखा, धारा 10 के एक्सप्लेनेशन में ये बात लिखी हुई है। दूसरा है संक्षिप्तवाद, समरीवाद। आप आदेश 37 देखेंगे तो समरीवाद से संबंधित है। समरीवाद भले एक कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, दूसरे कोर्ट में भी संस्थित किया जा सकता है, क्योंकि मामले का जल्दी से निस्तारण करना उसका ऑब्जेक्ट है। और तीसरा है अंतरिम आदेश, अगर कोई मामला ऑलरेडी एक कोर्ट में चल रहा है तो दूसरे कोर्ट में हम उसी मामले से जुड़े हुए अंतरिम आदेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।
जैसे उसी मामले में जो मामला ऑलरेडी किसी कोर्ट में चल रहा है, उसी मामले में कुर्की करवाने के लिए, गिरफ्तारी करवाने के लिए, कमीशन जारी करने के लिए, रिसीवर की नियुक्ति करने के लिए हम दूसरे कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। स्टे ऑर्डर लेने के लिए दूसरे कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं, इस पे कोई रोक नहीं है। इसी को कहते हैं अंतरिम आदेश। अंतरिम आदेश का जो नियम है वो धारा 10 द्वारा बाउंड नहीं है, यानी धारा 10 का नियम उस पर लागू नहीं होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को धारा 10 विचाराधीन न्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार नहीं दो बार फिर से वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ये है उसकी परिभाषा, ये आवश्यक तत्व है और ये उद्देश्य है, चौथा उसका अपवाद है। काफी महत्वपूर्ण प्रोविजंस है आपके एग्जाम की दृष्टि से। जल्द ही आप लोगों को जीएस पे भी वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अपडेट रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन उसका आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को तो कमेंट भी करते रहिए, लाइक शेयर भी वीडियो को करते रहिए।